जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से लेके चल रहे होंगे। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले हम 24 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं लिए तो उम्मीद करता हूँ आगे से लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो साइंस बेहद ज़रूरी है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है हमारे टाइपिस्ट ने, लेकिन उसको माइंड आप लोग मत करना, क्वेश्चन पर ध्यान करना। लेकिन हाँ, क्वेश्चन 20 ही होंगे आपके। हम डेली ही प्रैक्टिस सेट कराते हैं सुबह 8 बजे, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो 20 ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, भारी जल का अणुभार है क्या 20 है, 22 है, 18 है या 19 है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भारी जल का क्या अणुभार होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो साधारण जल होता है भाई, जो साधारण जल होता है उसका जो सूत्र होता है क्या होता है भाई, उसका सूत्र होता है H2O। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, और आपको पता है जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना भाई, परमाणु क्रमांक होता है 8। अगर उसके परमाणु भार की बात करें, इसका 1 होता है और इसका होता है 16। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम साधारण जल का अणुभार निकालना चाहें तो साधारण जल का अणुभार क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा H का कितना होता है 1, H का कितना होता है 1 और 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 इसके अणु हैं। साथ ही साथ में ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है और परमाणु भार कितना होता है गाइस, 16 होता है। तो हम यहाँ के लिख देंगे 16 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। यानी कि 18 जो होता है ये साधारण जल का होता है। 18 जो होता है ये साधारण जल का क्या होता है, अणुभार होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है भारी जल का, किसका पूछ रहा है, भारी जल का आप लोगों से पूछ रहा है। तो भारी जल का हम कैसे बताएंगे, मेरी बात पहले ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। भारी जल का जो सूत्र होता है ना, भारी जल का सूत्र ये होता है D2O। यहाँ पर D का कितना होता है, D का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, परमाणु भार D का 2 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना था, 1 था, लेकिन यहाँ पे परमाणु भार D का जो है कितना है 2, और इसके अणु कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का तो आप लोगों को पता है परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस के कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा ये 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 20 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछ लेता है कि भारी जल का अणुभार क्या होता है, और भारी जल का कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा होगा, H2O दे रखा होगा, H आयन दे रखा होगा, D दे रखा होगा, D2O दे रखा होगा। तो उसमें क्या है, भारी जल का आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रोजन के समस्थानिक, क्या है भाई, हाइड्रोजन के समस्थानिक। भाई कितने होते हैं समस्थानिक, आप लोग बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने एक नाम सुना होगा 1H1, और एक आपने नाम सुना होगा 1H2, और एक आपने नाम सुना होगा 1H3। भाई हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने खोज करी थी हाइड्रोजन की। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसे हम बोलते हैं भारी जल, ये इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है गाइस, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और एक होता है हमारे पास 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। एक होता है तीसरा, इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ये भारी जल है और ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है हाइड्रोजन का 1H3, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्राइटेनियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटीनियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटीनियम। तो हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्राइटेनियम। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसका सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है। इसकी खोज जो की थी हाइड्रोजन की वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानक हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा गाइस, बी आंसर क्या हो जाए, 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, पेशी कोशिका, रक्त कोशिका या अस्थि कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर आप लोगों को कोशिका से रिलेटेड
कंफ्यूजन है तो इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखेंगे। तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए, बड़ी, बात समझ में आ रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो ये भी हम बात करेंगे। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम संसार की बात कर लेते हैं कि संसार में सबसे बड़ी और छोटी कोशिका कौन सी है। तो आप लोग जानते हो कि संसार में सबसे बड़ी क्या है भाई, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो संसार में सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होती है भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका है संसार में। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछेगा आप लोगों से तो ध्यान रखेंगे कौन सी होती है, जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। क्या है भाई, बैक्टीरिया। तो ये सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। अगर हमसे पूछ लेता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो कभी लंबी पूछेगा और एक पूछेगा बड़ी और एक छोटी। तो अब आप लोग ध्यान रखेंगे मानव शरीर की, किसकी भाई, मानव शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा आप लोगों से, किसकी भाई, मानव की। एक पूछेगा आपसे बड़ी, एक पूछेगा आपसे छोटी और एक पूछेगा आपसे लंबी। क्या पूछेगा, लंबी। तो देखो आप लोग अच्छे से, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछी आपसे, सबसे लंबी कोशिका पूछी है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपके सामने कभी ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका बोल दे या न्यूरॉन। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। या ये ना नाम लेके, ये ना होके क्या होगा, न्यूरॉन। क्या होगा, न्यूरॉन होगा। तो आप लोगों से पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अगर न्यूरॉन नहीं होगा तो तंत्रिका कोशिका होगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जब आप लोग पढ़ोगे बायोलॉजी में तो तंत्रिका तंत्र में ही आप न्यूरॉन पढ़ोगे। तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी, क्या होती है, अंडाणु। क्या होती है भाई, अंडाणु, अंडाणु। या इसको हम बोल देते हैं बिंब। क्या बोल देते हैं, डिंब। या फिर हम बोल देते हैं ओवा। क्या बोल देते हैं, ओवा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे छोटी कोशिका पूछेगा तो सबसे छोटी कोशिका होती है, क्या होती है, शुक्राणु। क्या होती है गाइस, शुक्राणु। तो ये नर जनन कोशिका होती है और ये मादा जनन कोशिका होती है। लेकिन आपसे पूछता है खून की, तो अगर आपसे खून की, किसकी भाई, ब्लड की कोशिकाएं पूछता है, तो ब्लड की अगर बड़ी पूछेगा आप लोगों से तो ध्यान रखेंगे, बड़ी में ध्यान रखोगे WBC। और अगर आपसे छोटी पूछता है तो ध्यान रखोगे RBC। तो RBC सबसे छोटी कोशिका होती है और WBC सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन इनका रेशियो पूछ लेता है आप लोगों से कभी कभी, RBC अनुपात WBC। तो RBC अनुपात WBC का अनुपात होता है 600:1। तो WBC का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, लेकिन RBC का आकार जो होता है छोटा होता है। तो इसीलिए क्या होता है, लेकिन RBC की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, और WBC की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्योंकि आकार में और संख्या में यही फर्क है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका WBC होती है, इसकी संख्या कम होती है लेकिन ये आकार में बड़ी होती है। तो हमारे जो रक्त में छोटी कोशिका होती है वो रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। अगर आप लोगों यहाँ तक देख पाए हो, हमारी ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच पा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, और रेलवे को अपनी जिद बना चुके हो, रेलवे को टारगेट कर रहे हो, तो चैनल को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैं केवल स्पेशली साइंस पर फोकस किए हुए हूँ इस टाइम। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायरेक्टली अच्छे कहते हैं ना वेटेज में पूछा जा रहा है रेलवे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विद्युत का कुचालक यानी कि इंसुलेटर। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। तो आप लोगों को पता है कि एक तो होता है हमारे पास, क्या होता है भाई, चालक। ध्यान से सुनेंगे, एक होता है चालक और एक होता है हमारे पास कुचालक, कुचालक। और एक होता है हमारे पास, क्या होता है भाई, अर्धचालक।
तो इनसे क्या है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो चालक होते हैं जैसे एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ या चांदी हुआ, इसमें क्या होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होती हैं, क्योंकि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही होता है। और आप लोग जानते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और जो कुचालक होते हैं, तो कुचालक क्या होते हैं हमारे, जैसे सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी हो गई, जैसे रबड़ हो गई, भाई चीनी मिट्टी हो गई, क्या हो गई, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी हो गई। तो सूखी लकड़ी हो गई, चीनी मिट्टी हो गई, या एक तरह से मान लीजिए शुद्ध जल हो गया। क्या हो गया, शुद्ध जल हो गया। तो ये शुद्ध जल हुआ, या सूखी लकड़ी हुई, या रबड़ हुई, या चीनी मिट्टी हुई। तो ये क्या होती हैं, ये विद्युत की कुचालक होती हैं, इंसुलेटर का काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं, तो उनके ऊपर की वायर को कसने के लिए एक काली सी हल्की लाल सी कलर की एक टोपी सी बनी हुई होती है ऊपर, तो वो चीनी मिट्टी का बनी होती है। और वो क्या काम करती है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक का काम करती है। क्योंकि इंसुलेटर या कुचालक में क्या होते हैं गाइस, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। इसीलिए इसमें क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और इसमें फिर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम संख्या में होते हैं। इसके एग्जाम्पल से जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। कैसे होते हैं गाइस, कम होते हैं। तो इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है कम होता है, और इसमें बिल्कुल नहीं होता है, और इसमें बहुत अधिक होता है। तो जो आपसे पूछा है कि विद्युत का कुचालक है, तो आप लोगों को पता है एल्युमिनियम विद्युत का कुचालक है, और कॉपर सबसे अच्छा कुचालक है, उससे भी अच्छा चांदी है, लेकिन चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये क्या काम करता है, इंसुलेटर, यानी कि ये कुचालक है। ठीक है, तो ये चांदी भी हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर है। तो एल्युमिनियम, कॉपर और चांदी ये हमारे कंडक्टर हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है ये हमारा क्या काम करता है, ये इंसुलेटर का काम करता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। तो पुष्पहीन, जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, या क्रिप्टोगेमस, या फेनरोगेमस। तो ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। जो पुष्पहीन पादप होते हैं उनको टेरिडोफाइटा या क्रिप्टोगेमस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का ये आंसर काफी लोगों का ठीक गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलामाइन या कैलामीन एक खनिज है जिसमें होता है तो जिंक ऑक्साइड, या जिंक सल्फाइड, या जिंक सिलिका ऑक्साइड, या जिंक कार्बोनेट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे पास जिंक का एक मुख्य अयस्क होता है जिसे हम कैलामीन बोलते हैं, और इसका सूत्र जो होता है वो जिंक कार्बोनेट होता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जिंक के क्या है भाई, जिंक के अयस्क आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जिंक के अयस्क क्या होंगे। एक होता है कैलामीन, क्या होता है गाइस, कैलामीन। तो ये कैलामीन, इसका सूत्र होता है ZnCO3, और एक होता है जिंक ब्लेंड, क्या होता है, जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है ZnS। तो कैलामीन या जिंक कार्बोनेट ये हमारा कैलामीन इसका मुख्य अयस्क है। और तीसरा ध्यान रखेंगे जिंकाइट, क्या है भाई, जिंकाइट। तो ये जिंकाइट, इसका सूत्र होता है ZnO, जिसका प्रयोग हम कृत्रिम दांत बनाने में या क्रीम बनाने में करते हैं। तो कभी कभी अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जिंक के यौगिक क्या है भाई, जिंक के कुछ यौगिक हैं, जिंक के यौगिक हैं। तो जिंक के यौगिक हैं, इनके प्रयोग आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इस जिंक का, इसको जिंक को बोलते हैं यसद बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, जिंक का उपनाम भी ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जिंक को हम यसद। इसीलिए आपने सुना होगा कि यसद लेपन हम किसे कहते हैं। तो जो यसद लेपन होता है ना, यसद लेपन, तो यसद लेपन का मतलब ये होता है कि लोहे पर क्या है, जिंक की परत चढ़ाना। आप लोहे पर परत चढ़ाते हो, किसकी, लोहे को बचाने के लिए जंग से जिंक की परत चढ़ाते हो। ठीक है, तो इसका एक यौगिक होता है ZnCl2 या जिंक फास्फाइड, क्या बोलते हैं इसको, जिंक फास्फाइड, इसको बोलते हैं हम जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड, तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग हम करते हैं चूहे मार दवा में। किसमें भाई, चूहे मार दवा,
चूहे मार दवा। दूसरा आप ध्यान रखेंगे जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए आप लकड़ी को दीमक से बचाना चाहते हो तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करोगे। एक आपने नाम सुनाया अभी ZnCO3, इसका जो मुख्य है इसका कैलामीन, तो इसका प्रयोग करते हैं चर्म रोगों के, क्या है भाई, चर्म रोगों के, चर्म रोगों के मलहम बनाने में। क्या है भाई, मलहम बनाने में। तो चर्म रोगों के मलहम बनाने में आप ध्यान रखेंगे जिंकाइट। तो जिंकाइट का हम प्रयोग करते हैं, इसे यसत पुष्प भी बोलते हैं या क्या फ्लोस्पर बूल भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो करते हैं कृत्रिम दांत बनाने में। क्या है भाई, कृत्रिम दांत बनाने में। और ध्यान रखेंगे क्रीम बनाने में। किसमें भाई, क्रीम बनाने में। तो जिंक हमारा एक मिश्र धातु भी बनाती है पीतल। तो पीतल का मतलब होता है पिताजी, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो पी से पीतल और तै से तावा और जैसे जिंक। तो तावा और जिंक का क्या होता है, एक मिश्रण होता है, एक मिश्र धातु जिंक बनाती है। याद आप ध्यान रखेंगे इसके 3 यौगिक हैं, जिंक फास्फाइड चूहे मार दवा, जिंक क्लोराइड लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, जिंक कार्बोनेट चर्म रोगों के इलाज के लिए, और जिंकाइट यानी कि कृत्रिम दांत बनाने में या क्रीम बनाने में। यह है भाई क्रीम बनाने में, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक होता है ZnS, इसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड क्या होता है, स्फुरदीप्ति पर्दा बनाने में। क्या है भाई, स्फुरदीप्ति पर्दा बनाने में। तो 5 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 5 में का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यह कहता है कि विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, या आर्थोसाइट से बचने के लिए, या भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए। तो क्या भोजन से मैग्नीशियम का अवशोषण करता है विटामिन डी? नहीं। कहां से करता है? तो विटामिन डी का काम क्या होता है कि जो हम लोग भोजन खा रहे हैं उससे क्या कर ले, वो जो हम भोजन खा रहे हैं उससे क्या कर ले, वो कैल्शियम की मात्रा को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि अवशोषित कर ले। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ध्यान रखेंगे 7 में क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान में बात रखेंगे कि विटामिन डी से होने वाले रोग, विटामिन डी से होने वाले रोग अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो विटामिन डी की कमी से रोग, विटामिन डी की कमी से रोग। तो विटामिन डी की कमी से रोग बोल दो, या फिर आप बोल दो कि कैल्शियम की कमी से रोग। तो आप लोगों ने एक रोग का नाम सुना होगा, इसे बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं गाइस, सूखा रोग। या आप बोल दो इसे रिकेटस। क्या बोलते हैं, रिकेटस। तो रिकेटस या सूखा रोग आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक होता है ऑस्टोमलेशिया। क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया। तो जो ऑस्टोमलेशिया होता है यह भी विटामिन डी की कमी से होता है। एक होता है ऑस्टोपोरोसिस। क्या होता है, ऑस्टोपोरोसिस। तो ये ऑस्टोपोरोसिस भी क्या होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से या कैल्शियम की कमी से होता है। एक होता है बाउलेक्स। क्या होता है, बाउलेक्स। एक होता है हमारे पास नॉकनी डिसीज। क्या होता है, नॉकनी डिसीज। क्या है, नॉकनी डिसीज। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मैंने जो बताए हैं आप लोगों को 5 रोग बताए हैं। तो सूखा रोग में क्या होता है, हड्डियां क्या होती हैं भाई, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये लिख लेना अच्छे से। और ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी क्या है, ये मुड़ जाती है। क्या होती है, मुड़ जाती है। और ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डी में छेद हो जाता है। क्या होता है, हड्डी में छेद हो जाता है। हड्डी में जब छेद हो जाता है तो ऑस्टोपोरोसिस होता है। बाउलेक्स में क्या होता है, जो जांघ की हड्डी होती है ना, जांघ की हड्डी, तो जांघ की हड्डी जो होती है ना, हड्डी वो मुड़ जाती है। तो जांघ की हड्डी मुड़ जाती है, यानी कि पूरे शरीर का वजन क्या होता है, जांघ की हड्डी पे आ जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, ये बाउलेक्स डिसीज हो जाती है। और नॉकनी डिसीज का मतलब ये होता है कि घुटनों का मिलना। क्या है भाई, घुटनों का मिलना। तो घुटनों का मिलना ये क्या होता है, नॉकनी डिसीज होती है। तो नॉकनी डिसीज, घुटनों का मिलना, बाउलेक्स जांघ की हड्डी का मुड़ना, ऑस्टोपोरोसिस हड्डी में छेद, ऑस्टोमलेशिया रीढ़ की हड्डी का मुड़ना, और सूखा रोग या रिकेटस रोग क्या होता है, हड्डियों में कमजोर हड्डियां हो जाती हैं। ये कहते हैं ना, हड्डियों का कम आना, पतली हड्डी होना, तो ये हमारा रिकेटस कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे ये कहता है कि रेंगना और विस्फोरण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? भाई उभयचर या मृदुकवची या रेप्टिलिया या स्तनधारी? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे स्तनधारी क्या होते हैं। भाई स्तनधारी जो होते हैं ये स्तनधारी होते हैं, जैसे मानव हुए, कुत्ता हुए, बिल्ली हुए और हम हुए, मनुष्य हुए, तो ये स्तनधारी होते हैं। अगर हम मानवों में बात करें, एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। तो मेल में क्या होता है, हमारी स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं। मेल में मतलब मेल में क्या है, ध्यान रखेंगे, जो मनुष्य है वो मेल और फीमेल हैं, तो मेल और फीमेल दोनों ही स्तनधारी हैं। परंतु होता यह है कि मेल में स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए उनका स्तन का आकार बड़ा नहीं होता है। अगर आप लोग देखोगे 10 साल के बच्चे को, तो 10 साल के बच्चे में क्या होता है, दोनों में स्तन होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो अब जैसे ही महिला बड़ी होती है तो उसके स्तन बड़े हो जाते हैं, लेकिन पुरुषों के नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि पुरुषों में स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं और महिलाओं में स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो स्तनधारी वही होते हैं जो स्तन को धारण किए होते हैं। जैसे अगर इनकी बात करें तो मनुष्य हो जाएगा या कुत्ता हो जाएगा या बिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आंसर दे सकते हो। अगर रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया जो रेंगते हुए चलते हैं, क्या करते हैं, जो रेंगते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए सांप हो गया, क्या हो गया भाई, सांप हो गया। ये मान लीजिए छिपकली हो गई, क्या हो गई, छिपकली हो गई। ये मान लीजिए मगरमच्छ हो गया, क्या हो गया भाई, मगरमच्छ हो गया। तो ये हमारे रेप्टिलिया होते हैं। लेकिन मृदुकवची क्या होते हैं, मृदुकवची क्या होते हैं, ये मोलस्का संघ के क्या होते हैं, जंतु होते हैं। क्या होते हैं ये मोलास्का संघ के क्या होते हैं, मोलास्का संघ के जंतु होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। क्या है भाई, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस क्या है, मोलास्का संघ का जंतु है और ये एक प्रकार का क्या है, मृदुकवची है। अगर हम उभयचर की बात चलें तो उभयचर आप लोगों को पता है जो जल में भी रहते हैं और जो थल में भी रहे। क्या है भाई, जो जल में भी रहे और प्लस थल में भी रहे। और इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, क्या है भाई, मेंढक। आप लोगों ने देखा होगा मेंढक क्या होता है, जल में भी होता है और थल में भी होता है। तो उभयचर जल थल दोनों में रहते हैं। मृदुकवची मोलास्का संघ का एक जंतु होता है जिसे हम ऑक्टोपस कहते हैं। रेप्टिलिया सांप छिपकली जो रेंग कर चलते हैं। स्तनधारी जो स्तन धारण किए हुए होते हैं, मैंने समझा दिया। तो रेंगने वाले का नाम वैसे नाम से पता चल रहा है, रेंगने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उन्हें बोलते हैं रेप्टिलिया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग फटाक देसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका कारण ये है कि आप क्या है, आपकी साइंस बहुत बेहतर हो जाएगी इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि रेलवे में अगर जॉब लेनी है तो साइंस को आगे रखना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग से आगे साइंस को रखना पड़ेगा आप लोगों को। अमोनिया आयन है एक संयुग्मी अम्ल, एक संयुग्मी अम्ल या एक संयुग्मी क्षार या नहीं अम्ल और नहीं क्षार या अम्ल और क्षार दोनों। तो मेरी बात को पूरी ध्यान से समझना कि दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ है, दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ है, कोई सी वस्तु हुई, कोई सा भी पदार्थ हुआ, अगर वो H आयन को क्या कर लेता है, अपने हाइड्रोजन आयन को, अगर वो हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, एक संयुग्मी अम्ल होगा। क्या होगा, एक संयुग्मी अम्ल होगा। क्या होगा, एक संयुग्मी अम्ल होगा। जैसे अगर हम बात करें, हमने ले लिया NH3 और इसमें हमने एक हाइड्रोजन आयन ले लिया। तो जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन आयन लिया तो ये क्या बन जाएगा, NH क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, NH4 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये अमोनियम आयन बन जाएगा, ये आप संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया, जल ले लिया और इसमें अब आप एक हाइड्रोजन आयन जैसे ही मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी दुनिया में कोई सी भी चीज जो हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेती है, हाइड्रोजन आयन को अवशोषित कर लेती है, जोड़ लेती है, तो वो क्या कहलाता है, वो एक संयुग्मी अम्ल कहलाता है। हमें पता है अमोनिया के साथ जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन की क्रिया कराई, उसने एक हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन आयन अपने अंदर बढ़ा लिया।
तो बढ़ा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक संयुग्मी अम्ल है। तो मैंने संयुग्मी अम्ल की भी डेफिनेशन बता दी और ये दो हमने एग्जाम्पल भी बताते हैं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गामा रे मूलतः होती हैं इलेक्ट्रॉन्स या फोटोन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो परमाणु के अवयव हैं, तो ये तो हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोन। तो फोटोन एक प्रकार की ऊर्जा होती है और आप लोगों को पता होना चाहिए जो गामा रे होती है इसका जो आवेश होता है, ध्यान रखेंगे, जो गामा रे होती है इसका आवेश शून्य होता है। यानी कि शून्य का मतलब ये है कि जो गामा किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं। नंबर पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, इनका जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? इनका द्रव्यमान भी क्या होता है? शून्य होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, इनकी जो भेदन क्षमता होती है क्या होती है? भेदन क्षमता। तो ये इनकी जो भेदन क्षमता होती है ये अल्फा और बीटा किरणों से क्या होती है? अल्फा किरण और बीटा किरणों से ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर इसकी ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा क्या होती है? जो भेदन ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? उच्च ऊर्जा होती है। कैसी होती है? उच्च ऊर्जा होती है। आप लोगों को पता है होता है। तो ध्यान रखेंगे, गामा रे मूलतः होता है ये फोटोन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होते हैं? फोटोन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी क्या होती है? ऊर्जा उच्च होती है, भेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों से क्या होती है? ज्यादा होती है, और द्रव्यमान इसका शून्य होता है और आवेश भी क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पूरी इस लाइन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहा है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, आप लोगों को अगर विश्वास है तो जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं या पहुंच पाते हैं। तो आप लोग अपनी जो तैयारी लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आए, मनी प्रॉब्लम यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, फैमिली प्रॉब्लम हो, या हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एज प्रॉब्लम हो सकती है, तो टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप क्या है? लगे रहना है। आप अगर अपने ऊपर विश्वास है, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है, तो आप लोग एक ना एक दिन पक्का सिलेक्शन ले पाओगे और इसी बार ले पाओगे, क्योंकि रेलवे में इतनी वैकेंसी आ गई है स्टूडेंट्स, सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए। क्योंकि अब क्या है, रेलवे में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल चुकी हैं और रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत जल्दी 1 लाख पद आपके सामने आने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में आपका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से आउट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, तो निम्न में से कौन सा तरंग दैर्घ्य है? निम्न में से कौन सा तरंग दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है? इसका कहने का मतलब क्या है, मैं पूरी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। 10 एंगस्ट्रॉम या 100 एंगस्ट्रॉम या 5000 एंगस्ट्रॉम या 9000 एंगस्ट्रॉम। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास दृश्य प्रकाश होता है ना, दृश्य प्रकाश, तो ये दृश्य प्रकाश क्या होता है? ये 7 रंगों में मिलकर बना होता है। इस तरीके से आप लोग जानते हैं अच्छे से, इस तरीके से ये होता है। जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरीके से होता है? BIVG/OR। क्या होता है? BIVG/OR। तो ये हमारा ऊपर वाला एक हम मिटा देंगे, ये वाला हम मिटा लेंगे इसको। तो विबग्योर क्या है भाई? ये स्पेक्ट्रम हो गया। 7 कलर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लाल रंग होती है ना, लाल रंग, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती है? उच्च होती है। और जो बैंगनी रंग होता है ना, बैंगनी रंग, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो निम्न होती है। तो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है, प्रकीर्णन होता है या तरंग दैर्घ्य विचलन हुआ या प्रकीर्णन हुआ, ये सर्वाधिक होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इसकी कम होती है। अगर हम लाल रंग की बात करें तो तरंग दैर्घ्य तो उच्च होती है, लेकिन इसका जो प्रकीर्णन है, इसका जो विकलन है, विचलन कौन होता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य हाई होती है। तो आप लोगों को पता है कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य मानी गई है वो 7800 एंगस्ट्रॉम मानी गई
गई है, कहीं कहीं आपको 8000 एंगस्ट्रॉम भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य मानी गई है वो 3900 एंगस्ट्रॉम मानी गई है। कितनी मानी गई है स्टूडेंट्स? 3900 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य अगर हम दृश्य प्रकाश में देखें तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की होती है, और सबसे अधिक किसकी होती है? लाल रंग की होती है। तो इसीलिए आप लोग देख पा रहे हो कि जो लाल रंग है उसकी जो तरंग दैर्घ्य वो कितनी है? 7800 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स में होती है। कहीं कहीं 8000 या 7000 नहीं मिलती है, 8000 मिलेगी या 7800 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बैंगनी रंग में क्या है? 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसमें यही पूछा है कि जो तरंग दैर्घ्य होती है वो दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्घ्य क्षेत्र में पड़ती है। दृश्य प्रकाश में क्या 10 एंगस्ट्रॉम पड़ती है? ये नहीं। क्या 100 पड़ती है? नहीं। क्या 9000 पड़ती है? 9000 थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 5000 तो 100% पड़ती है। 5000 क्या होती है? जैसे जैसे हम चलेंगे ऊपर को तो तरंग दैर्घ्य क्या है? बढ़ती जाती है। तो लगभग इन दोनों कलर की जो तरंग दैर्घ्य होगी लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम के क्या होगी? अप्रोक्स में होगी। क्या होगी? 5000 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स में होगी। किसकी? या तो येलो की या फिर ग्रीन की। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 11वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछा है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, या गाउस के नियम पर, या कूलाम के नियम पर। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो कूलाम का नियम होता है, जो कूलाम का नियम होता है ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है? ये कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है। यानी कि दो बिंदु आवेश जो R दूरी पर रखे हैं तो उन पर लगने वाला जो बल होगा वो बल का सूत्र क्या होगा? ये होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो डायनामो जो काम करता है, डायनामो या जनरेटर, ये जो काम करता है ये फैराडे के नियम पर, यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर हमारा जो जनरेटर काम करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे डायनामो। क्या है? डायनामो। डायनामो को ही आप बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? जनरेटर। क्या बोलेंगे इसको? आप बोल दोगे जनरेटर। क्या बोल दोगे? जनरेटर। तो जनरेटर का क्या काम करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या है भाई? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो एक बात तो आपने ध्यान रख ली। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखोगे मोटर। और मोटर क्या काम करती है? मोटर हमारा काम करती है, ये क्या करती है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। आप लोगों ने मोटर को करंट दी तो मोटर घूमने लगी तो वो यांत्रिक ऊर्जा देने लगी। आपने जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा दी, उसने आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, यानी कि विद्युत ऊर्जा दी। तो फैराडे के दो नियम थे। फैराडे का एक नियम था, फैराडे का प्रथम नियम ये था कि जब किसी कॉइल का जो फ्लक्स बदल रहा है, अगर किसी कॉइल का फ्लक्स बदल रहा है तो उसमें एक ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस्ड क्या है? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा? एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा। तो ये जो नियम था ये फैराडे का प्रथम नियम था, फैराडे का प्रथम नियम। और दूसरा फैराडे का नियम जो था, फैराडे ने ये बताया था दूसरा नियम कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल हुआ है, जो दूसरा नियम था भाई, दूसरा नियम जो था ये क्या था? जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो समानुपाती होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर। किसके भाई? फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। या इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो E बराबर होता है -kn डेल फाई अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम बोल देते हैं लेंज का नियम। क्या बोलते हैं इसको? लेंज का नियम भी बोल देते हैं। तो जो फैराडे का दूसरा नियम होता है वो लेंज का नियम होता है। भाई फैराडे का पहला नियम क्या था कि अगर किसी कॉइल में फ्लक्स बदल रहा है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल आ जाएगा, और जब विद्युत वाहक बल आ जाएगा तो उसमें एक प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। इस नियम को फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। लेकिन अगर फैराडे का दूसरे नियम की बात करें तो जो फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होती है उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय बल यानी कि ईएमएफ के क्या होता है? ये समानुपाती होता है। इसी को फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं, और इसी को हम लेंज का नियम होते हैं। ये माइनस जो होता है ना, माइनस, ये लेंज के नियम को ही बताता है। यहाँ पे एन जो होता है ये फेरों की संख्या होती है, जो कुंडली होती है ना, क्वाइल, उसमें लपेटे गए
तार के फेरों की संख्या क्या होती है, कैपिटल N होती है। तो डायनामो किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये फैराडे के नियम पर काम करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान जानते हैं अच्छे से कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन फोटोन नहीं होता है। फोटोन नहीं होता है। फोटोन कहाँ होता है, अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। हमारा तो आंसर मिल गया, मजा आ गया। तो आप लोग जानते हैं परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या कितना आवेश होता है, माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें तो ये कैसा होता है, ये होता है उदासीन, यानी कि इसमें कैसा आवेश होता है, इसमें आवेश शून्य होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक। और इसकी खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। ये होता है परमाणु। क्या है भाई, ये हमारा परमाणु है। परमाणु की खोज किसने करी थी, परमाणु की खोज करी थी जॉन डाल्टन ने। अगर इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस होती है 10⁻10 मीटर। यही होती है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अगर इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस होती है 10⁻15 मीटर। ये बराबर होती है 1 फर्मी के। किसके, 1 फर्मी के। तो रेडियस जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻15 मीटर होती है, और ये कितने के बराबर होती है, 1 फर्मी के बराबर होती है। अगर परमाणु की खोज करें तो जॉन डाल्टन ने की थी, और इसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक करिए, सब उन्होंने इधर उधर कर दिया है। तो निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, ट्राइटेनियम परमाणु का, या ब्यूटॉन का। तो ये बात ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो सबसे द्रव्यमान जो अधिक होता है वो अल्फा कण होता है। क्या होता है, 2He4। ये क्या होता है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे। क्या हो जाएगा, सूर्य का तापमान। क्या हो जाएगा, सूर्य का तापमान, या न्यूक्लियर अभिक्रिया, या नाभिकीय संलयन बोलते हैं इसको, या रासायनिक अभिक्रिया, या फिर सूर्य की गुरुत्वीय ऊर्जा। तो आप ध्यान रखते हैं, जो सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का जो स्रोत है वो स्रोत है हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बोल दो, या न्यूक्लियर रिएक्शन बोल दो, या न्यूक्लियर अभिक्रिया बोल दो। तो 14 में का बी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग जानते हैं सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है। विद्युत ऊर्जा को एक यूनिट से आप क्या समझते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट, आपके घरों में क्या है, जब बिल आता है तो आप लोग देखते हो कितने यूनिट आप लोगों के चढ़ गए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है ये हमारी क्या है, 1 यूनिट के बराबर होती है। तो ये क्या है, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक होती है हमारे पास शक्ति, एक होती है शक्ति। क्या होती है, शक्ति। इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। एक होता है किलोवाट। क्या आता है, किलोवाट। और एक होता है हमारे पास वाट हो गया, किलोवाट हो गया। एक होता है P बराबर होता है W/T। तो यहां से बन जाएगा जूल प्रति सेकंड। क्या बन जाएगा, जूल प्रति सेकंड। एक होता है अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति। इसी होता है 1 हॉर्स पावर। क्या है, 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं 746 वाट होते हैं। ध्यान रखेंगे, तो 1 वाट यानी कि वाट हो गया, या किलोवाट हो गया, या जूल प्रति सेकंड हो गया, या अश्व शक्ति। और 1 अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट। तो ये हमारे शक्ति के मात्रक हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऊर्जा के मात्रक, अगर आप लोगों से पूछता है कि भाई ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं, ये बात मेरी पूरी ध्यान से समझना, ये पूरा क्लियर करके बता रहा हूं, ये पूरे ऑप्शन अच्छे से। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, एक आप लोगों ने सुना होगा जूल होता है। ठीक है, आपने एक जूल सुना होगा, और दूसरा आपने सुना होगा वाट घंटा। क्या है भाई, वाट घंटा। और एक आपने सुना होगा किलोवाट घंटा। क्या है भाई, किलोवाट घंटा।
किलोवाट घंटा, इसको बोलते हैं शॉर्ट में किलोवाट घंटा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 किसके होता है, ये जूल के बराबर होता है। और ये जो हमारा सूत्र होता है ये होता है वाट गुणा घंटे, और गुणा में क्या होते हैं, दिन होते हैं, और अपॉन में क्या होता है 1000 होते हैं। तो ये जो आपके सामने सूत्र मैंने लिखा है यही हमारा क्या होता है, यही इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, 1 यूनिट बोलते हैं। जो आपके घरों में बिजली की यूनिट निकाली जाती है वो कितने वाट का बल्ब आपने कितने घंटे जला रहे हो प्रतिदिन और कितने दिन तक जलाया, और 100 से भाग कर 1000 से भाग कर दोगे तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, या 1 किलोवाट घंटा आपका क्या है निकल के आ जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर जूल के बराबर होती है, और इसे हम क्या कहते हैं 1 यूनिट बराबर बोलते हैं। तो ये ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। क्या है भाई, ये ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। क्या है भाई, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, ये ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है जो फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियों में यूज होता है। तो किलोवाट घंटा या वाट घंटा ये ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, और जूल इसका ये एसआई मात्रक है। लेकिन अगर हम शक्ति में बात करें तो शक्ति का एक मात्रक हो जाएगा वाट, एक हो जाएगा किलोवाट, एक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, एक हो जाएगा हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। तो इनमें आप लोगों का कंफ्यूजन होता है, तो ये आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। लेकिन अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि 10 घंटे ट्रांजिस्टर रेडियो सुन सकता है। तो क्या इससे कोई मतलब समझते हैं क्या ये 1 यूनिट के बराबर है? बिल्कुल नहीं। 10 घंटे बिल्कुल सही बात है, लेकिन वाट कितने वाट का रेडियो सुनोगे ये तो नहीं बताया ना, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। 1 यूनिट बराबर 746 होते हैं? नहीं, 746 जो वाट होते हैं वो 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 10 वाट का बल्ब 10 घंटे जल सकता है, लेकिन ये तो नहीं बताया ना इसने कि ये कितने दिन जल सकता है। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया भाई, वाट इंटू घंटा में कितने वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, और कितने घंटे, 10 घंटे। लेकिन इसमें यह नहीं कहा कि कितने दिन। तो ये भी हमारा क्या है, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, लेकिन छोटा है। और सबसे बड़ा क्या होता है, किलोवाट। इस वाट को आप किलो में कन्वर्ट कर दो तो ये किलोवाट घंटा बन जाएगा। तो वाट घंटा या किलोवाट घंटा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा गाइस, बिल्कुल सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसके कारण कम हो रही है? प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट के कारण, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, या धूप कोहरे के कारण, या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हमारी ओजोन परत है जो हमारी सुरक्षा कर रही है पराबैंगनी रेस से, किरणों से, तो उसको क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ना, ये CFC, क्या है भाई ये CFC, ये उसका क्षरण कर रही है। क्षरण करने का मतलब ये है कि उसको लगातार पतली करती जा रही है। जो हमारी ये CFC गैस है, फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो CFC गैस है ये हमारी ओजोन परत को क्या है, पतली कर रही है, उसका क्षरण कर रही है। तो ये एक बहुत गलत बात है, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 का बी आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहे हैं कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? हाइड्रोजन का जुड़ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, या ऑक्सीकरण संख्या में कमी, या विद्युत धानी तत्व, जो विद्युत तत्व होते हैं, जो धनात्मक तत्व होते हैं, उनका निकलना। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धानी तत्व का निकलना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ना, इसमें जुड़ती नहीं है, इसमें हाइड्रोजन क्या होती है, इसमें निकलती है। ये बात ध्यान रखेंगे, जब ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, और जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन का, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें त्याग दिए जाते हैं। जब ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है, और ऑक्सीकरण की संख्या में कमी नहीं होती है, ऑक्सीकरण की संख्या में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इसमें पदार्थ से क्या होता है, ऑक्सीजन चिपक जाती है या मिल जाती है। तो इसलिए ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और हाइड्रोजन निकलती है और इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है। ये ऑक्सीकरण संख्या में
ये आपकी क्या है विशेषता है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि इंफ्रारेड किरणें क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मेरी बात को पूरी गौर से देखेंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास अगर हम बात करें, मक्खी परेशान कर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग होती है हमारी ध्वनि, तो ध्वनि को क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। और जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ये होती है प्रकाश। प्रकाश को हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। यांत्रिक तरंगे उन्हें कहते हैं जिनको क्या कहते हैं कि जो माध्यम के लिए, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ध्वनि क्या है? ध्वनि, ध्वनि को क्या है भाई? इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि एक हमारी जो ध्वनि है, जो हमारे पास क्या है, ये ध्वनि है, ये हमारी यांत्रिक तरंग भी है और ये साथ साथ में कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंग भी है। जो ध्वनि है ये हमारी कैसी तरंग है? ये हमारी यांत्रिक तरंग भी है और अनुदैर्घ्य तरंग भी है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनको बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, यानी कि इनको क्या है? इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि हमारी यांत्रिक तरंग है और अनुदैर्घ्य भी तरंग है। लेकिन अब ध्यान बात करते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग, भाई इंफ्रारेड तरंगें क्या है हमारी? ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगें होती कितनी है ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं क्या है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज करी थी मैक्सवेल ने। किसने करी थी? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज करी थी। इसमें नंबर 1 पे आप लोग ध्यान रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सूक्ष्म तरंगे। क्या है भाई? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों से पहले आप ध्यान रखेंगे रेडियो तरंगे, क्योंकि इसको लिखने का क्रम होता है। तो ध्यान रखेंगे रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे। नंबर 2 पे ध्यान रखेंगे सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर ध्यान रखेंगे अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। और नंबर 4 पर ध्यान रखोगे दृश्य प्रकाश या दृश्य किरणें, दृश्य प्रकाश या दृश्य तरंगे। नंबर 5 पे ध्यान रखेंगे परावैगनी। क्या ध्यान रखेंगे? परावैगनी, अल्ट्रावायलेट रेस, ये बात ध्यान रखेंगे। नंबर 6 पे ध्यान रखेंगे एक्सरे। क्या ध्यान रखेंगे? एक्सरे। नंबर 7 पे ध्यान रखेंगे गामा किरणें। क्या है भाई? गामा किरणें। तो जो गामा किरणें हैं और एक्सरे हैं, परावैगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, तो ये सारी की सारी क्या है हमारी? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। बात समझ में आ रही है? और बात करें आपसे, अगर हम बात करें अनुदैर्घ्य तरंगों की, तो अनुदैर्घ्य तरंगें वे होती हैं जिनमें तरंग कण, माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है और अनुप्रस्थ तरंगों में सुरंग और गर्त का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात आ रही है। तो अगर हम बात करें तो रेडियो तरंगों की खोज की थी हटर्स ने करी थी, सूक्ष्म तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने या फिर जगदीश चंद्र बोस, इसका नाम आता है जेसी बोस। अवरक्त तरंगों की खोज की थी हर्सेल ने। दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने। और परावैगनी किरणों की खोज की थी जॉन रिटन ने। और एक्स किरणों की खोज की थी जॉन रोंटजन ने। और गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। तो इन किरणों की कभी कभी खोज पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखेंगे, मैंने बोल दिया है। तो इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी। तो इसका चौथा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है? यही आप लोगों से पूछा गया है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं या कितने कैलोरी के बराबर होता है? 2.4 के या 24 के या 0.024 के या 0.24 के। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि हमारे पास 1 जूल जो होता है ना, 1 जूल, या ध्यान रखेंगे 1 जूल बराबर होते हैं भाई कितने कैलोरी के बराबर पूछ रहा है। तो
ये ध्यान रखेंगे 4.1 कैलोरी बराबर होता है, कितना होता है भाई, ये ध्यान रखेंगे 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। क्या होता है, 1 कैलोरी। यह आपसे पूछ रहा है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। भाई 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं अप्रॉक्स में, लेकिन हकीकत में तो होते हैं 4.186 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स में ले लेते हैं तो 4.2 जूल हो जाता है। तो 4.2 जूल बराबर हो जाता है 1 कैलोरी के बराबर होता है। अगर हम 1 जूल की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी बन जाएगा, और 1.4 क्या हो जाएगा, कैलोरी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इस पॉइंट को उठाएंगे और ऊपर 10 लिख देंगे, तो 42 से 10 को भाग नहीं जाएगी, तो हम लगाएंगे 0 पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 हो जाएगा। तो लगभग ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। अगर हम दशमलव के 2 स्थानों तक लेंगे तो ये 0.24 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। 0.24 कैलोरी के बराबर हो जाएगा 1 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 0.24 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रख समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आपने पानी का बर्फ जमा दिया तो आप वापस उसको पानी बना सकते हैं, या आपने मान लीजिए बर्फ को पिघाल दिया तो पानी बना दिया, बर्फ पिघल गया तो पानी बन गया, वापस उससे बर्फ बना सकते हो। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप वापस प्रारंभिक अवस्था में, जैसे मोम का पिघलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, खाने का पचना, भोजन, कोयले का जलना, भाई लकड़ी का जलना ये भौतिक परिवर्तन हो गया क्योंकि उसको हम दोबारा जला सकते हैं, लेकिन कोयले को दोबारा नहीं जला सकते। तो कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है, आम का पकना या फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, दूध का खट्टा होना ये तो हमारा एक प्रकार से अलग बात हो जाएगी, ये कोई में तो, लेकिन होता ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या दोनों, तो आप दोनों लगाओगे। तो जो मोमबत्ती जलती है उसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं। तो हो सके तो आप बताने का कष्ट करें कि आपका स्कोर कितना होता है, थोड़ा बता दिया करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी आइडिया हो जाएगा। तो आइडिया होने से ये होता है कि जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल है ना वो थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, आइए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।